चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वार्षिक पेपर 2022 का, जो कि आपका विज्ञान का हो चुका है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो, यदि आपके स्कूल में नहीं हुआ है तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, और हो चुका है तो भी आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तो एनुअल एग्जामिनेशन 2021 एडवाइस का, जो कि आपका हो चुका है। तो साइंस का यानी कि विज्ञान का आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यही आपका वार्षिक पेपर है और क्लास 9 का है, साइंस का है। यही आपका यूपी बोर्ड का है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम आपका जो था वह 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो एग्जाम लेता है वह 70 नंबर का आपका पेपर का एग्जाम लेता है, जिसमें कि आपको क्लास 9 का साइंस का जो आपका सेट फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपको और भी सेट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो और भी सेट्स यानी कि ABC यानी कि बी और सी मैं आपको बता दूंगा वो भी। तो सेक्शन फर्स्ट जो आपका था वही आपका फिजिक्स का था, यानी कि भौतिक शास्त्र का था, जो कि आपका सेक्शन फर्स्ट है वह आपका फिजिक्स का रहने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि MCQS रहने वाले हैं, जो कि आपके इस बार 20 यानी कि 20 पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं? तो 20 पूछे गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जो यूपी बोर्ड एग्जाम भी आपका 20 क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, वरना तो हर बार यही होता है कि यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वरना और हर बार में यही होता गया है। बट इस बार हुआ है यानी कि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से आप देख लेना है। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों का जो कंपन होता है वह कहाँ पर होता है? क्या नहीं होता, या फिर आपका तरंग की दिशा में होता है, या फिर तरंग की दिशा के लंबवत होता है, या फिर तरंग की दिशा में 60 डिग्री के एंगल पर होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों का जो कंपन होता है, अनुदैर्ध्य तरंगी जो होती हैं वह क्या होती हैं? तो वह इस प्रकार से होती हैं। क्या होती हैं? इस प्रकार से होती हैं। तो तरंग की दिशा के यानी कि किसी 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कोण पर होता है, या फिर तरंग की दिशा में होता है? तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, तरंग की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, यानी कि यदि कोई भी वस्तु है यानी कि वह स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि उस पर कोई भी बल चार्ज नहीं कर रहा है, जबकि वह गिर रही है। क्या गिर रही है? यानी कि जबकि यानी कि वस्तु जो है वह नीचे यानी कि जमीन की तरफ गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा व ऊर्जा यानी कि ऊर्जाएं बढ़ती हैं, या फिर संपूर्ण यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो या फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आपको यहाँ पर बता चलूँ, ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाएं नियत रहती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बढ़ती जो है तो वह आपका बढ़ती नहीं, आपका नियत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको ये भी देखना होगा, यानी कि पहले वाले में जो आपका था यह आपका बी वाला था, और दूसरी वाली में आपका ए वाला है। थर्ड वाला कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह r है, तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, g का मान जो आएगा निकल कर, मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, Gm/r² होता है। क्या होता है? Gm/r² होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर भी राइट हो चुका है। नेक्स्ट बात नहीं कि इनमें से विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं विस्थापन का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? तो क्योंकि बात करें यहाँ पर विस्थापन की, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है विस्थापन की। तो विस्थापन क्या होता है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दूरी या फिर विस्थापन का एक ही मात्रक होता है, यानी क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या होता है? तो मीटर होता है। यहाँ पर बात करें कि मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो ये आपका वेग का होता है, यानी कि वेलोसिटी का होता है। और यहाँ पर बात करें कि मीटर क्यूब किसका होता है? तो यह आपका वॉल्यूम यानी कि किसका होता है? तो वॉल्यूम का होता है, यानी कि आयतन का होता है। और मीटर स्क्वायर यह किसका होता है? तो एरिया का होता है। क्या होता है? एरिया का होता है। आपको इसके भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि काफी बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। पांचवें बार क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, यदि कंपन करते हुए स्वत्र यानी कि स्वरित्र की आवृत्ति जो है इनकी एन जो है वह आपकी कितनी दी जा रही है? तो 20 हर्ट्ज है। कितनी है? तो 20 यानी कि 2000 यानी कि 200 हर्ट्ज है। कितनी है? तो 200 हर्ट्ज है। तो चूंकि हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है? 1/n होता है। क्या होता है? 1/n होता है। ये 1/200 हो जाएगा आपका। उत्पन्न ध्वनि की जो तरंग दैर्घ्य है वह 2 मीटर है। कितनी है? तरंग दैर्घ्य जो है वह आपकी 2 मीटर है। तो तरंग का वेग कितना होगा? तरंग का वेग कितना होगा? तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल क्या होता है? लैम्डा इक्वल जो होता है वो एच म्यू होता है। क्या होता है? एच म्यू होता है। क्या होता है? एच म्यू होता है। तो आपका यानी कि एच के स्थान पर आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर एच म्यू होता है, तो आपको वही समझ लेना है। तो एच यहाँ पर यानी कि प्लांक नियतांक है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तरंग का वेग आपको बताना होगा। तो तरंग का वेग का यानी कि जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो आपको यहाँ पर बताते हूँ, लैम्डा इक्वल क्या होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए एन के क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ,
यानी कि पी अपॉन एम बी होता है, तो आपको जो एम बी होता है तो वही आपको लिखना है, यानी कि पी आपका यानी कि एम बी होता है तो आपको वही ध्यान में रख लेना है। फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका जो सोल्यूशन होगा वह क्या होगा हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा तो 20 यानी कि 2 आपको यहाँ पर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात नहीं, जब किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या, इनकी जो फॉर्मूला होता है वह 1/2 mv² होता है। चूंकि इनकी पिंड को यदि दोगुना कर दिया जाए, इनकी दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होगी वह कितनी हो जाएगी, तो वह 1/4 नहीं 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी पर 20 किलोग्राम है तो वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। तो हम जानते हैं यदि पृथ्वी पर इनके 1 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका 6 किलोग्राम हो जाता है। यदि पृथ्वी पर 20 किलोग्राम है तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 अर्थात 120 किलोग्राम हो जाएगा। 1 क्विंटल 20 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल के ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वहाँ पर यानी कि 20 किलोग्राम है, तो आपको सिंपली इसे ही आपको 120 किलोग्राम बना लेना है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 120 किलोग्राम आना चाहिए आपका आंसर। नेक्स्ट बात है, किसी तत्व की परमाणु संख्या से क्या ज्ञात होता है। तो परमाणु संख्या ये Z इक्वल से क्या दर्शाता है, तो वही आपका क्या दर्शाता है, तो वही आपको दर्शाता है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो नहीं, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं दर्शाता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट बात है कि अणुभार का आधुनिक कथन क्या है होता है, यानी कि मादन क्या है। ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये सारे के सारे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सभी सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात ने क्वेश्चन नंबर 10 की बात नहीं कि सोडियम का तत्व का यानी सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। तो हम जानते हैं सोडियम को क्या कहते हैं, तो हम एन के एन से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आ जाएगा। और एन से हम नाइट्रोजन को करते हैं, एन आई से हम निकल को करते हैं, एन ई से हम नियॉन को करते हैं। आपको ये भी याद रख लेना है। कैनाल यानी कैनाल रे यानी कि कैनाल रेज अर्थात कैनाल किरणों की खोज किसने की थी। तो हम जानते हैं किसने की थी, तो आपका यूजन गोल्डस्टीन यानी कि ई गोल्डस्टीन ने की थी। ना ही जेम्स सेडविक, ना ही नील्स बोर ने, ना ही जे थॉमसन ने, बल्कि आपकी ऑप्शन नंबर आ जाएगा गोल्डस्टीन यानी कि प्रोटोन की किसने की थी, तो आपको यहाँ पर रदरफोर्ड यानी कि गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। क्या नमक का घोल, या फिर दूध, या फिर कॉपर सल्फेट का विलयन, या फिर स्टार्च विलयन। तो हम जानते हैं स्टार्च जो विलयन होता है वह क्या होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 13 की बात ने निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। क्या ऑक्सीजन तत्व नहीं है, तो नहीं, ऑक्सीजन एक तत्व है। क्या विरोमीन एक तत्व नहीं है, तो नहीं, विरोमीन भी एक तत्व है। बट हाँ, कागज एक तत्व नहीं है। कागज तो एक पदार्थ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जस्ता भी यानी कि जिंक भी एक तत्व होता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 14 की कि टोनोप्लास्ट एक कला है, यह क्या घेरती है। क्या कोशिका द्रव्य को घेरती है, या फिर रिक्तिका को, या फिर केंद्रक को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हम जानते हैं टोनोप्लास्ट जो है वह एक कला है, वह क्या घेरती है, तो वह रिक्तिका को घेरती है। किसको घेरती है, तो रिक्तिका को घेरती है। नेक्स्ट बात करें पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक्टिन है, या फिर एटीपी है, या फिर आपका एक्टोमायोसिन है, या फिर मायोसिन है। तो हम जानते हैं एटीपी है। क्या है, तो एटीपी है। यदि फुल फॉर्म आपको पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि काफी बार यह भी आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन 16 की बात करें कि पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ क्या कहलाता है। क्या आर्थ्रोपोडा कहलाता है, तो नहीं। क्या इकाइनोडर्मेटा कहलाता है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का जो संघ होता है इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन 17 की बात नहीं, यहाँ पर करा है फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, या फिर आपका ऑक्सीजन स्थिरीकरण करते हैं, या फिर कार्बन स्थिरीकरण करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो फलीदार पौधे जैसे कि मटर का पौधा हो गया, या फिर आपका टमाटर का पौधा हो गया, जैसे कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपका इनके क्या हो मटर का पौधा हो गया, उसकी जो जड़ें होती हैं इनकी उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक कौन है। तो ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक कौन है, CFC है। क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। कवक द्वारा उत्पन्न रोग होने वाला रोग कौन सा है। तो हम जानते हैं कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग जैसे कि आपका दाद हो गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या कह रहा है, आपको देख लेना है। यहाँ पर कह रहा है तपेदिक है, या फिर दाद है, या फिर हैजा है, या फिर प्लेग है। तो हम जानते हैं दाद जो है वह कवक के द्वारा फैलता है। और पुष्पी पादप अथवा पौधे जिनके बीज फलों के अंदर इनके अंदर यानी ढके होते हैं, तथा इनके एक बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है, उस वर्ग को हम क्या कहते हैं, तो हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है।
तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। यह आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक तथा धनात्मक त्वरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। इनकी ए बराबर जो होता है वह माइनस का वी, बी माइनस का यू अपॉन टी जो होता है वह ऋणात्मक त्वरण होता है, और इनकी जो धनात्मक त्वरण होता है वह क्या होता है, वह आपका वी माइनस का यू अपॉन टी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यदि कोई भी वस्तु जो है जब वह इनकी सीधी इनकी क्या कर रही है, इनके वह दिशा में चल रही है, अर्थात उसका इनके जो होता है, इनके जो वेग होता है वह घटता है, तो वहां पर इनकी क्या होता है, वेग यदि घटता है तो इनके जो इनके त्वरण होता है वह आपका ऋणात्मक होता है। यदि वेग बढ़ता है तो वह क्या होता है, तो वेग इनके क्या हो जाएगा, तो त्वरण आपका धनात्मक हो जाएगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। इनकी जो अंतिम वेग होता है वह v होता है। यदि वह क्या होगा, यदि वह बढ़ेगा, यदि वेग बढ़े, अंतिम वेग यानी कि उसका जो वेग होगा जब वह बढ़ेगा तो वह क्या होगा, यह आपका यानी कि ए जो होगा वह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि वेग घटेगा, अर्थात वेग घटेगा, तो आपका जो ए होगा वह भी आपका नेगेटिव होगा। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली बता देने वाला हूँ। यहाँ पर कहा तैरते समय तैराकी यानी कि तैराक जो होता है पानी को हाथों द्वारा पीछे की ओर धकेलता है। क्यों धकेलता है, वह इसलिए धकेलता है ताकि वह आगे की ओर बढ़ पाए। तो आप समझ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यह श्यानता के गुणांक के आधार पर है। नेक्स्ट बात करें गुरुत्व बल का तथा गुरुत्वाकर्षण बल में आपको अंतर बताना होगा। तो गुरुत्व बल जो होता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपको बताना है। और एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है, आपको बताना है। तो काफी महत्वपूर्ण इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फुल सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके इस प्रकार से रखे गए हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे प्रयोग द्वारा आपको सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का रहने वाला है। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा तथा इनमें संबंध भी आपको स्थापित करना होगा। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपका है वह आपका आंकिक प्रश्न में पूछा गया है। एक मनुष्य का जो श्रवण परास है वह 30 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज तक है। वायु में आवृत्तियों के संगत ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य आपको फाइंड करना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय तथा गतिज आपको तथा ज्ञात आपको क्या करना है, ज्ञात करना होगा। तो आपका यहाँ शुरू हो रहा है। तो केमिस्ट्री का क्या हो रहा है, तो केमिस्ट्री का यहाँ पर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे भी देख लीजिएगा। तो केमिस्ट्री का भी काफी महत्वपूर्ण है। पहला वाला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। इनके वे धातुएं जो कि 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर 2 या 2 से अधिक मिश्र धातु इनके अधातुओं से मिलकर बनी होती हैं, फिर एक धातु या फिर इनकी एक अधातु से मिलकर बनी होती हैं। उन्हें हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टीन हो जाएगा या फिर तांबा हो जाएगा। तो यह क्या है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, मिश्र धातुएं हो जाएंगी। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये भी देखना होगा कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कोलाइडी विलयन के 2 उदाहरण आपको देना होगा। वाष्पीकरण क्या है, तो आपको यहाँ पर बताते हैं। जब भी कोई द्रव जो होता है, जब वह वाष्प यानी कि क्या होता है, जब वह द्रवीय अवस्था से वाष्प में जब बदलने लगे तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। इस टाइप से आपको लिख देना है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। लॉन्ग आंसर से यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपके सामने कह रहा है कि रासायनिक संयोग के नियम आपको बताना है, इनके नाम भी आपको लिखना होगा। संयोग यानी कि समीकरण के आपको नाम बताना है। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है, उदाहरण सहित आपको बताना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके इस प्रकार से रखे हैं। कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई। कैथोड किरणों के प्रमुख गुणों का आपको वर्णन करना होगा। यहाँ पर बात हो रही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का था। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको केवल कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड बहुत जल्द करा दूंगा। यहाँ पर बात करें, ये जो आपका खंड रहने वाला है यह आपका बायोलॉजी का रहने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि जीवाणु व विषाणु में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। शैवाल व वायु इनके ब्रायोफाइटा एक उदाहरण आपको देना होगा। संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के तंतुओं की आपको नाम बताना होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं। चमगादड़ पक्षियों के समान उड़ता है परंतु यानी वर्गीकरण से स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, कारण आपको बताना होगा। पौधों को कितने इनके बृहत यानी पुष्पों की आवश्यकता होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसका वर्णन आपको करना होगा। पादप कोशिका को आपको सचित्र वर्णन करना होगा। तो आपको केवल आपको फुल्ली सॉल्यूशन लिखना है कमेंट सेक्शन में। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सॉल्यूशन